हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 7 कॉर्पोरेट लॉस पार्ट 2 of the subject business environment MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ये जो एक्ट है ये काफी इजी सा एक्ट है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें देखिए इसके नाम में ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, तो ये किस चीज से रिलेटेड होगा? ये रिलेटेड होगा ऐसे कमोडिटीज जो कि एसेंशियल है, एसेंशियल कमोडिटीज से ये रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो भाई ये देखना पड़ेगा कि एसेंशियल कमोडिटीज में ये जो एसेंशियल है ये कौन कौन से कमोडिटीज होते हैं। सो यहाँ पे पूरे इस एक्ट में हम लोग कर क्या रहे हैं? The main purpose of this act is to provide in the interest of the general public for the control of the production, supply and distribution of and trade and commerce in essential commodities. Simply हम जो essential commodities के से related सब कुछ, यानी कि starting from उसका production to उसका supply to उसका distribution, हर चीज हम देख रहे हैं। जैसे सिंपल गुड्स का हम लोग देखते हैं ना, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए लाइसेंसिंग देना, उसके लिए पूरा आप रेगुलेट करोगे। उन जो कंपनीज होते हैं उनके बुक्स जो अकाउंट्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उन सबको आप चेक करोगे, उनका मतलब ऑडिट वगैरह करोगे। सो वो सारा काम जो है कंट्रोलिंग और रेगुलेशन, ये सारा काम में आता है। बट यहाँ पे हम सिंपल गुड्स नहीं ले रहे, यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे एसेंशियल कमोडिटीज की। सो यहाँ पे सिंपली इसमें क्या हो रहा है, इस एक्ट में हम कंट्रोल कर रहे हैं एवरीथिंग, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल द एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ कौन सा कमोडिटीज, ऑफ ऑल द एसेंशियल कमोडिटीज। तो यहाँ पे हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई एसेंशियल कमोडिटीज में ये जो वर्ड एसेंशियल है, इसमें एसेंशियल कमोडिटीज है कौन कौन से। सो अगर इस एक्ट की अगर हम बात करें, एट प्रेजेंट 18 एसेंशियल कमोडिटीज हैं जो कि इस एक्ट के अंदर जो है फिलहाल कवर्ड है। नाउ वो 18 एसेंशियल कमोडिटीज कौन कौन से हैं? पहला हो गया आपका कैटल फॉडर, जैसे कि जो ऑयल केक्स वो होता है वो सारे जो है कैटल फॉडर में आते हैं। दैट इज द फर्स्ट एसेंशियल कमोडिटी। द सेकेंड वन इज योर कोल। कोल के अंदर इट विल इंक्लूड कोक एंड अदर डेरिवेटिव्स, जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं कोल वगैरह के, वो सारे इसमें इंक्लूड होगा। वो सारे क्या है? एसेंशियल कमोडिटीज का भाग है। द थर्ड वन इज योर कंपोनेंट पार्ट्स, एक्सेसरीज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जो गाड़ियां वगैरह होती है, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उसके कंपोनेंट पार्ट्स और उसके एक्सेसरीज होते हैं, ये सारा इसमें आता है। देन वी हैव कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल, जितने भी कॉटन और वुलन कपड़े हैं जो टेक्सटाइल्स में आते हैं वो सारा भी इसमें कवर्ड है। देन वी हैव ड्रग्स, फूड स्टफ इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल सीड एंड ऑयल। इसमें यहाँ पे जो एडिबल ऑयल सीड्स होता है वो सारा भी यहाँ पे कवर्ड है। देन वी हैव आयरन एंड स्टील इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील। यहाँ पे जो आयरन एंड स्टील, तो जो बेसिक आयरन एंड स्टील है वो तो है ही है, प्लस इससे जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है वो सारे प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर कवर्ड है। देन वी हैव पेपर, पेपर के अंदर वी हैव न्यूज प्रिंट, पेपर बोर्ड एंड स्ट्रॉ बोर्ड। देन वी हैव पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम और जितने भी उससे पेट्रोलियम से जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारा भी इसमें कवर्ड है। देन रॉ कॉटन हो गया, कॉटन सीड हो गया, रॉ जूट हो गया, ये ड्रॉ नहीं है ये रॉ है, रॉ जूट हो गया। देन वी हैव जूट के ही अगर टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें, फिर हम फर्टिलाइजर्स की अगर बात करें, बोथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, यहाँ पे आपका फर्टिलाइजर में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन का कोई 50% ऑर्गेनिक या 50% इनऑर्गेनिक, ऐसे इन लोगों का कॉम्बिनेशन, यानी कि मिक्स्ड तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भी कवर्ड है। देन वी हैव यार्न मेड ऑफ होली फ्रॉम कॉटन, कॉटन वाले। देन वी हैव एक्सरसाइज बुक, एक्सरसाइज के जितने भी बुक्स होते हैं वो सारे, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, फंजीसाइड्स हो गया, वीडिसाइड्स हो गया, ये सारी चीजें जो क्रॉप्स में यूज होते हैं
Then we have seeds of food crops, seeds of fruits and vegetables, seeds of cattle fodder and jute के seed, and finally we have onion, जो प्याज होता है हमारा वो. So ये सारे जितने भी मैंने बताए ये सारा 18 essential commodities है. So ये एक्ट में फिलहाल ये जो commodities है ये इन एक्ट में यही सारे commodities कवर होते हैं. बट ये देखो कि ये एकदम बेसिक चीज है, ये सारे जो है बहुत ही एसेंशियल है. देखो अगर हम इकोनॉमी की ही बात करें हमें इन प्रोडक्ट्स को भी ध्यान देना होगा. इन ये प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिक प्रोडक्ट्स है जो कि हर जगह आपको ये बेसिक चीज है जो हर जगह आपको ये मिलेगा. और इनका जो है इनका इफेक्ट जो होता है इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पड़ता है क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह होता है ना वो सब इन्हीं में से मोस्टली इन्हीं चीजों का होता है. चाहे आप ऑयल सीड वगैरह ले लो, अगर प्रोडक्शन की बात करें इंडिया टॉप पे है या बॉटम पे है या कहाँ पे लाई करता है, हम कितना किस चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं. कोल हो गया, कोल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है वो सारा चीजें वो अब ये सारी चीजें ना हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, हमारी जो जीडीपी है उन सबको ये अफेक्ट करता है. इसलिए ये सारे कमोडिटीज ऐसे कमोडिटीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हमने एसेंशियल कैटेगरी में कर रखा है. सो इसके लिए इनके लिए हमने स्पेशल एक एक्ट ही बना दिया ताकि हम जो है ये सारे इन सबका हम प्रोडक्शन को देख पाए. अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिस इनमें से कोई भी अगर ऐसा कोई चीज है जिसको हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो हम उसका सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं बना रहे इंडिया में, हम उसको इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इतना पैसा दे दे के बाहर से क्यों ला रहे हैं, वो सब पे रिसर्च करना. यानी कि प्रोडक्शन वाइज हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हम खुद से ही क्यों हम सेल्फ रिलायबल हम अपने आप ही क्यों वो नहीं बनाते. तो ये सारा काम किसका है, गवर्नमेंट का है. हमारा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का हम आगे देखेंगे कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो रोल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पे जो है सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 पढ़ रहे हैं. यहाँ पे हम जो है एसेंशियल कमोडिटीज से रिलेटेड ही सब कुछ होगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्रोडक्शन, सप्लाई हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और उसका पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स का ऑफ ओनली दीज एसेंशियल कमोडिटीज. और अगर हम कवरेज की बात करें ये 18 चीजें जो अभी मैंने बताई ये 18 के 18 चीजें जो है ये कवर्ड है इस एक्ट के अंदर. नेक्स्ट अगर हम बताएं पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना भी पावर मिलता है वो दिया गया है इन सेक्शन 3. सो इस एक्ट के सेक्शन 3 में जो है पावर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इट प्रोवाइड्स दैट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू एक्सपीडिएट और डू सो. देखो अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई हमें जो है एसेंशियल कमोडिटी का मेंटेन करना है, एनीथिंग उनके पास पावर है, वो 3 चीजें कर सकता है. एक तो मेंटेन कर सकता है वो सप्लाई को या तो अगर उसको लग रहा है कि बढ़ाना है या घटाना है वो डिसीजन मेकिंग वो लोग करते हैं. देन वी हैव उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ऐसा नहीं है कि जो रिच है वो जो है बहुत सारा जो है कॉटन वगैरह वो अपने पास लेके बैठा है या ऑयल सीड वगैरह वो अपने पास सब कुछ लेके बैठा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सबको जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. सबके पास जो है एक्सेस होना चाहिए इन सारे एसेंशियल कमोडिटीज का. एंड इसके अलावा इट शुड बी अवेलेबल एट अ फेयर प्राइस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि ये एसेंशियल है हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो चीज है, फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो जैसे ड्रग ही हो गया, ड्रग्स यहाँ पे हम वो दवाइयों वगैरह की बात कर रहे हैं. अगर ड्रग्स वाले बोलेंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो वो लोग बोलेंगे कि भाई हमारी जो दवाइयां हैं बहुत एसेंशियल है, बहुत हम उसको महंगे में बेचेंगे, तुम्हें बुखार हो गया तो तुम अगर ये दवाई लेने आओगे तो तुम्हें इतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, वो चीज गलत है. सो गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल आता है कि वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगी ताकि रिच और पुअर हर बंदे को एक्सेस हो इन सारे एसेंशियल कमोडिटीज का. इसके अलावा इट शुड ऑल बी अवेलेबल एट अ फेयर प्राइस. एक फेयर प्राइस पे जो है सभी लोगों के पास जो है वो, ताकि वो लोग जो है सारे एक्सेस कर पाए उसका, सभी लोग जो है उसको खरीद पाए. एंड securing, the third one is securing any essential commodities for the defense of India or the efficient conduct of military and its operation. So
यहाँ पे सिंपली हमारा जो कंट्री है, कंट्री के डिफेंस के लिए प्लस हमारा जो मिलिट्री ऑपरेशन है, मिलिट्री ऑपरेशन के लिए भी ये सारे जो कमोडिटीज है, जो एसेंशियल कमोडिटीज में काफी सारे चीजें हैं जो मिलिट्री लोगों को भी चाहिए होता है। सो वो सारा चीजों का आप पहले से ही स्टॉक बना के रखोगे, चाहे वो कंपोनेंट पार्ट ही हो गया, चाहे इनमें से कोई भी चीज हो गया, आयरन एंड स्टील ही हो गया। ये सारे चीजों का जो है आप मिलिट्री पर्पस से, आप डिफेंस पर्पस से, कि हमें अपना जो कंट्री है इंडिया उसको एकदम जो है सेफ बना के रखना है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा। वो सारा जो है डिसीजन मेकिंग कि हम कितना रिजर्व रखेंगे, कितना पब्लिक को देंगे और कितना डिफेंस के लिए रखेंगे, वो सारा काम भी किसका है, वो सारा काम भी करना, और वो सारा काम हमने पावर दे रखा है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये अगर मेन पावर की बात करें, मेन ये 3 तरीके के पावर है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। द फर्स्ट वन इज मेंटेनिंग ऑफ ऑल द सप्लाईज, सेकेंड वन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करवाना एट अ फेयर प्राइस, एंड द थर्ड वन इज जो डिफेंस होता है मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, हमारे कंट्री के डिफेंस के पर्पस के लिए आप एसेंशियल कमोडिटी को सिक्योर करके रखोगे इन अ प्रॉपर क्वांटिटी। ये सारा काम करते करते हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है काफी सारा और भी पावर आ जाता है। वो जो है पूरा का पूरा एसेंशियल कमोडिटी, ये सेक्शन 3 में ही पूरा का पूरा रेगुलेशन करने के लिए, अब किसी भी चीज को रेगुलेट, चाहे कोई भी गुड्स हो गया आपका, कुछ भी ले लो आप, कोई भी सिंपल गुड्स भी ले लो, उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास जो है सारा पूरा का पूरा पावर होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम कि भाई उसको लाइसेंस देना, टू उसका ऑडिट कराना, टू उसका अगर उसने कोई घपला किया उस गुड्स में तो उसको पनिशमेंट भी देना। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन पार्ट टू द एंडिंग पार्ट, सारा का सारा पावर जो है हर स्टेप में जो है स्टेज में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखा है इस एक्ट ने। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मतलब किस तरीके का पावर है, देखिए सबसे पहला जो है उसके पास रेगुलेशन का पावर है। वो रेगुलेट किस तरीके से करता है, रेगुलेट करने के लिए, किसी भी चीज को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। लाइसेंसिंग वगैरह का पावर, परमिट देने का पावर, ये सारा पावर हमने किसको दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको लाइसेंस देगा या आपको परमिट करेगा अगर आप प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर करना चाहते हो किसी भी एसेंशियल कमोडिटी का। अगर आप कोई भी एसेंशियल कमोडिटी का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, ओके, ये दोनों अगर चीज करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस या परमिट कहां से मिलेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्रोवाइड कराएगा। सेकेंड, अगर हम बात करें कल्टीवेशन की, देखिए काफी सारे लैंड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो है काफी सारा लैंड रहता है ना। अब ये जो लैंड है, काफी सारे ऐसे लैंड होते हैं, ऐसा जगह होता है जो कि वेस्ट होता है, कूड़ा कबाड़ा फैला है या फिर वेस्ट लैंड है, वहां कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे बस खाली सुनसान सा पड़ा हुआ है। ऐसे जमीन को क्या हम कल्टीवेशन के लिए ला सकते हैं, और कल्टीवेट भी हम क्या इन एसेंशियल कमोडिटीज को कल्टीवेट कर सकते हैं, ये सारा जांच पड़ताल करना भी हमारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम है। अगर उस स्पेसिफिक जगह पे, उस मिट्टी पे जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड क्रॉप जो है, अगर हम उसका कल्टीवेशन कर सकते हैं, ये सारा काम जो है देखना हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है कंट्रोल करना प्राइस को, कि कितने रुपए में उसका जो सीड्स वगैरह खरीदा, कितने रुपए में वो बना, कितने रुपए में उसका फाइनल जो है आप उसको कितने पे बेच रहे हो। ये सारा उसके प्राइसिंग को कंट्रोल करने का काम, इन सारे एसेंशियल कमोडिटीज की यहाँ पे हम बात कर रहे हो, ओके, कंट्रोल करना प्राइस ऑफ ऑल दिस एसेंशियल कमोडिटीज की, ये कितने पे खरीदा गया और कितने पे बेचा गया। बॉट एंड सोल्ड का, कितने पे बाई हुआ, कितने पे सेल हुआ, बाय एंड सेल, इसका जो प्राइस रेगुलेशन है, इसके प्राइस को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, लाइसेंसिंग हो गया, परमिट हो गया, एनीथिंग रिलेटेड टू स्टोरेज वगैरह हो गया। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्पोजल की बात करें, ये सारा चीजें भी कौन करता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। देन वी हैव प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी कि अगर विथहोल्ड करना, प्रोहिबिटिंग द विथहोल्डिंग फ्रॉम सेल ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनरली केप्ट फॉर सेल, की अगर कोई चीज को सेल के लिए रखा हुआ है बट आप सेल उसका नहीं कर रहे हो तो वो गलत चीज है। एंड ये चीज जो है वो गलत कौन बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है ये चीज जो है गलत है और ये जो है चीज आप नहीं करोगे। देन वी हैव पर्सनल स्टॉकिंग। अब कुछ लोग क्या कर देते हैं, पर्सनल स्टॉक करने लग जाते हैं कि भाई अभी मैं स्टॉक कर लेता हूँ, बाद में जो है बहुत ज्यादा मैं सेल करूंगा। ऐसा सब अलाउड नहीं है। बट इसके अलावा
इसके अलावा कुछ भी ऐसा होता है जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ है, कुछ भी ऐसा चीज जो विच इज डेट्रीमेंटल टू अवर पब्लिक इंटरेस्ट, वो जो है वो तो एकदम ही बैन है। नेक्स्ट इज कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, कुछ स्टैटिस्टिक्स लेना हो, वो सारा काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जैसे कि इन्फॉर्मेशन निकालना कि भाई कितना प्रोडक्शन हुआ इसका या उसका कितना प्रोडक्शन हुआ, सो ये सारी चीजें भी जो है इन्फॉर्मेशन निकालने का काम भी इन्हीं लोगों का है। देन इंस्पेक्शन वगैरह करना, रेगुलर इंस्पेक्शन कराते रहना, इसमें आपका वो भी आता है, जैसे ऑडिटिंग वगैरह भी करना, जो ऑडिट वगैरह आता है ये भी आते हैं। बुक्स देखना, कंपनीज के जो भी एसेंशियल कमोडिटीज में डील करते हैं उनके बुक्स वगैरह देखना, रिकॉर्ड वगैरह देखना, वो सारा काम भी यहाँ पे ही आता है। देन इश्यू ऑफ लाइसेंसिंग, ये तो हमने देख ही लिया है पहले कि इश्यू करना, जितना फीस लगता है, कितना डिपॉजिट करना है, सब आपको ये सारा काम भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। इसके अलावा और भी कुछ अगर काम रहता है, फॉर एनी इंसिडेंटल और सप्लीमेंट्री मैटर इंक्लूडिंग द एंट्री, द सर्च ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ प्रेमाइसेस, एयरक्राफ्ट, वेसल्स, व्हीकल, सीजर बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड टू मेक एनी एंट्री, ये सारी चीजों के लिए भी, यानी कि जैसे प्रेमाइसेस वगैरह होता है, प्रेमाइसेस यानी कि जहां पे ये चीजें बन रही है, एसेंशियल कमोडिटीज का प्रोडक्शन वगैरह, इन सब जगहों पे जाके एग्जामिन करने का काम, प्रेमाइसेस में जाके एक्चुअल एग्जामिनेशन करने का, अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो उसको सीज करने का काम, उनके बुक्स को जो सीज कर लेते हैं अगर कहीं घपला दिखता, तो ये सारा भी जो है इनको पावर तो भाई मिला ही हुआ है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली जो है वो क्या करता है, देखता है कि सारा का सारा चीज जो है वो ऑर्डर में हो रहा है कि नहीं। वो सिंपल एक कंट्रोल करने का काम है, सिंपल एक प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना का काम है विथ एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द एसेंशियल कमोडिटीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज की, जहां पे भी जैसे अगर जो है कोई भी एसेंशियल कमोडिटी जो है वो सीज होता है इन पर्सन्स ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3, देखो सारा चीज यहाँ पे ना सेक्शन 3 के अंडर ही हो रहा है, बस ये याद रखना। अगर कॉन्फिस्केशन हो रहा है ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटीज, तो वो जो मैटर है वो वहां पे किसको रिपोर्ट होता है, वो कलेक्टर को रिपोर्ट होता है। जो भी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है उसको वो चीज जो है वो रिपोर्ट होता है। और अगर कलेक्टर को लगता है कि हाँ भाई कुछ ऐसा जो है गलत हो रहा है जो कि एसेंशियल कमोडिटीज के एक्ट के जो अंदर लिखा हुआ है उसके खिलाफ है, तो वो बंदा जो है, जो कलेक्टर है, वो ऑर्डर दे सकता है कि हम ऐसे एसेंशियल कमोडिटीज को क्या कर ले, हम इसको सीज करके रख लें। अगर देखो कोई ऐसा प्रोडक्ट सीज किया गया है, जैसे कि अगर कोई एनिमल या फिर कोई व्हीकल को सीज कर लिया गया, तो हमारा कलेक्टर ये बोल सकता है कि भाई कोई फाइन वाइन वगैरह पे करके उसको निपटा सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे कलेक्टर ने कोई ऐसा कमोडिटी हमारा सीज हुआ है जो कि पेरिशेबल आइटम है, जो ऐसे कमोडिटी जो कि जल्दी से खराब हो जाते हैं, तो ऐसी चीजों को अगर कॉन्फिस्केट करके आप ज्यादा देर नहीं रख सकते क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जो कंट्रोल्ड प्राइस रहता है, कोई फिक्स्ड प्राइस रहता है, एसेंशियल कमोडिटीज का कुछ ना कुछ जो है फिक्स्ड प्राइस रहता है, तो हम जो है उसका क्या करवा सकते हैं, हम उसका पब्लिक ऑक्शन करा के जो है उस प्रोडक्ट को जो है बेच सकते हैं, ताकि वो जो है हमें मतलब थोड़ा सा एटलीस्ट जो है थोड़ा सा पैसा तो मिल ही जाए उसका। बट अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर फूड ग्रेन्स वगैरह हो गया, अगर फूड ग्रेन्स का कॉन्फिस्केशन किया, तो कलेक्टर ये बोल सकता है कि भाई ताकि अभी फूड ग्रेन्स ऐसी चीज है उसको हम ऑक्शन नहीं करवाएंगे, हम क्या कराएंगे उसको जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक काम था, एक एसेंशियल काम था, वो क्या था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे हमने जो पढ़ा था। सो इस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर उसने फूड ग्रेन्स टाइप ऑफ सामान अगर उसको कॉन्फिस्केट करता है, तो वो क्या कर सकता है कि वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करा सकता है, ताकि हम फेयर प्राइस शॉप में, जितने भी गवर्नमेंट के शॉप्स होते हैं, फेयर प्राइस शॉप में जाके जो है हम उनको सेल करवा सकते हैं एट द फिक्स प्राइस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो भी प्राइस, रिटेल प्राइस जो है वो सेट करता है, उस प्राइस पे जो है हम लोग जो है पब्लिक को सेल कर सकते हैं। अब अगर कोई बंदा आ गया, वो बोलेगा कि भाई मेरे को जो है प्रॉब्लम है, मेरा प्रोडक्ट जो है, मेरा गाय भैंस या फिर मेरा फूड ग्रेन जो है कलेक्टर या इन लोगों ने जो है गलत तरीके से जो है वो सीज कर लिया। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है गवर्नमेंट के इस कॉन्फिस्केशन से, तो आप क्या कर सकते हो, विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ हिम यू कैन ऑलवेज अपील टू एनी जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो आप जो है इसको अपील भी कर सकते हो, बट अपील जो है 1 month के, विद इन 1 month ही होना चाहिए, ठीक है, 1 month वो चीज आप याद रखना।
जो भी जो आपका जुडिशियल अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट का, आप जो है वहाँ पे जाके आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आपकी बात जो है आप रख सको। देन उसके बाद जो अपीलेट जो भी आपका जो भी जुडिशियल अथॉरिटी जो उनको जो सही लगेगा वो उस हिसाब से जो है वो ऑर्डर पास करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑफेंसेस बाय कंपनीज, देखो ऑफेंसेस को जो है हमारा गवर्नमेंट लाइटली जो है बिल्कुल भी नहीं लेता। अगर आप गलती करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। सो अगर जो है यहाँ पे अगेन वो सेक्शन 3 ही आता है। अगर सेक्शन 3 में जो जो लिखा गया है उसके अगेंस्ट जो है अगर पर्सन कुछ भी करता है, वो बंदा या फिर वो जो कंपनी अगर कुछ उल्टा पुल्टा बिजनेस कर रही है, तो इट विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी एंड इट विल बी लायबल टू बी पनिश्ड। तो ऑब्वियसली अगर सेक्शन 3 में जो भी लिखा गया है उससे उल्टा पुल्टा आप कुछ भी करोगे, यू विल बी डीम्ड गिल्टी और आपको पनिशमेंट तो मिलेगा भी मिलेगा। सो यहाँ पे कंपनी जैसे हम बोले तो कंपनी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, ये कोई फर्म हो सकता है, कोई एसोसिएशन हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है जिसमें डायरेक्टर वगैरह होगा। सो ये सारा जो है कंपनी, जहां हम कंपनी वर्ड यूज कर रहे हैं, कंपनी का मतलब जो है वो यही कहलाएगा। तो दैट्स इट। यहाँ पे इसमें इतना कुछ ज्यादा था नहीं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट काफी इजी ही था, बस हम एसेंशियल कमोडिटीज में यहाँ पे डील कर रहे हैं, उसमें आपको यही बताना है सबसे पहले। अगर ये आएगा भी पेपर में, आप बस यही लिखना कि पहले तो कवरेज में कौन कौन सी चीजें आते हैं, फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर हमने दे रखा है वो क्या क्या है, देन रिगार्डिंग कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, और जो ऑफेंसेस करती है कंपनी, जो ऑफेंस करेगा भाई उसको जो है ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी या लायबल टू बी पनिश, चाहे वो कंपनी किसी तरीके का भी कंपनी हो। यहाँ पे कंपनी जो है आपका बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, फर्म हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है। सो ये कोई भी चीज हो सकता है। सो दैट्स इट। हमने ये जो टॉपिक था, ये इस यूनिट का भी जो है लास्ट टॉपिक था। हमने ये जो पूरा यूनिट है, इस यूनिट को कॉर्पोरेट लॉस पार्ट 2, इसको जो है हमने कवर अप कर लिया है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। हमने बेसिकली ये टॉपिक में पूरा लॉ ही लॉ था, एक्ट ही एक्ट हम पढ़े जा रहे थे। हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट जो है उसको हमने पढ़ लिया, जो 1951 का था। देन हमने जो MRTP एक्ट था वो हमने पढ़ा, जो 1969 का था। वो एप्लीकेबिलिटी उसकी क्या है, वो उसमें रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा और डिफरेंस भी देखा कि MTP और RTP में फर्क क्या क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो किस तरीके से होते हैं। Then we studied about the Competition Act of 2002. Then about Consumer Protection Act. Consumer Protection Act कब का था? 1986 का था, जिसमें हमने ये देखे कि राइट्स जो है कंज्यूमर को किस तरीके से क्या राइट मिलते हैं, वो कंप्लेंट जो है किस तरीके से फिल करेगा, पावर जो है किस तरीके से दिया हुआ है। हमने देखा था कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पावर दिया हुआ है, स्टेट लेवल पे था और एक नेशनल लेवल पे जो सेंट्रल लेवल है उसमें भी था। एंड जो फाइनली अभी हमने जो एक्ट देखा वो है हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 हमने यहाँ पे देख लिया। तो बेसिकली हमने कितने एक्ट्स देखे? मेनली 5, ठीक है, 5 एक्ट्स हमने देखे। एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट हमने पढ़ा, MRTP वाला देखा, देन कॉम्पिटिशन एक्ट देखा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखा एंड एसेंशियल कमोडिटी 1 2 3 4 5। हाँ, यहाँ पे हमने 5 एक्ट्स देखे। सो इस टॉपिक में पूरे ये जो यूनिट है, यूनिट 7 में आपको मेनली 5 एक्ट्स देखना है। इजी सा, ये इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, बस समझना है कि इसमें हो क्या रहा है और बस आपको वही समझाना है। कोई भी एक्ट ले लो, MRTP एक्ट ही ले लो, तो उसमें आप बस ये पहले तो यही बताओगे कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है और हम सिंपली मोनोपोली को खत्म करना चाहते हैं। सो मोनोपोली क्या है, मोनोपोली में होता क्या क्या है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है, उन दोनों में मोनोपोली और रिस्ट्रिक्टिव में क्या फर्क है। तो सारी चीजें ना बस नाम में ही है, मोस्ट ऑफ द चीजें नाम में ही, आपको बस उसको ऑर्डर बना के लिखना है पेपर में, बस यही है। सो दैट्स इट। हमने ये यूनिट जो है, इस यूनिट को पूरा खत्म कर ही लिया है, यूनिट 7, दैट वाज कॉर्पोरेट लॉस पार्ट 2। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.